बच्चों, हमने पिछले क्लास में यहाँ तक पढ़ा था कि अचानक गंगाराम की मृत्यु के बाद धनराम उनका ऑफर संभाल लेता है। आगे है, प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे से उन्हें निराश कर दिया था। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। तो भी बंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखवा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका हारा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते। मोहन बहुत प्रतिभाशाली था, बहुत तेज तर्रार बच्चा था। तब जब उसने प्राइमरी स्कूल पास कर ली तब आगे की पढ़ाई के लिए पिता वंशीधर ने सोचा कि अगर इसको आगे पढ़ाना है तो कहीं न कहीं स्कूल में दाखिला कराना होगा और हो सकता है कि वंश परंपरा के अनुसार जो हमने पुरोहिताई की है और उससे उतना हमें धन प्राप्त नहीं हुआ, घर का उतने अच्छे से घर का कार्य नहीं चल पाता था, आधे पेट ही लोगों को खाना मिल पाता था। उस समस्या से निजात मिलेगा, अगर मोहन पढ़ लिख लेगा तो कुछ अच्छा बन जाएगा। यह उनकी हार्दिक इच्छा थी, इसीलिए उन्होंने 4 मील दूर जो स्कूल था उसमें उसका दाखिला करा दिया। लेकिन वहाँ पर बहुत समस्याएं थीं वहाँ जाने में। एक तो उसकी दूरी बहुत ज़्यादा थी, 4 मील दूर था और 2 मील की चढ़ाई थी। बीच में नदी थी जिसमें बरसात के दिनों में काफ़ी पानी आ जाता था। लेकिन जब वह पढ़ाई करके वापस लौटता था हार कर, तो पिताजी उसे पुराणों की कथाओं में से विद्या व्यसनी, मतलब विद्या के लिए जो लोग जिन लोगों के लिए विद्या नशा के समान कार्य करता था, ऐसे लोगों को के बारे में बताकर उसके उत्साह को बढ़ाते थे। जैसे आरुणि का नाम सुना होगा आपने, जिन्होंने व्याकरण लिखा, पहला व्याकरण। और ऐसे ही पाणिनि का माफ़ कीजिएगा, पाणिनि जिसने व्याकरण लिखा था और आरुणि जिसने विद्या ग्रहण की थी। तो ये कुछ लोग हैं जिनके नाम पुराणों में अंकित हैं, जो कि विद्या के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, विद्या अर्जित करने के लिए। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव के एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया था। घर के बच्चे की तरह मोहन खा पी कर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर हो तो गांव लौट आता था। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतर रहा था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आया तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी में पानी बढ़ गया और पहले नदी की धारा में झाड़ झंझाड़ और पात पतेल आने शुरू हुए तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते न पहुंचते मटमैले पानी का रैला उन तक आ ही पहुंचा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो गए। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे कि किस प्रकार पढ़ाएंगे। अगर इसी प्रकार नदी में पानी आता रहा और यह किसी दिन बह गया तब हम क्या करेंगे। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की तो उसने न केवल उनकी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उनके साथ ही लखनऊ भेज दें। घर में जहां 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा।
जहाँ उनका घर था वहाँ पर जो बिरादरी थी, जो पुरोहितों की बिरादरी थी, वहाँ का एक लड़का आया था जिसका नाम था रमेश। रमेश से उन्होंने मोहन की पढ़ाई के विषय में कहा तो उसने सुझाव दिया कि ये तो अच्छा नहीं हुआ, आप चाहें तो मोहन को मेरे साथ भेज दीजिए, जहाँ सारे मेरे बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ मोहन भी पढ़ लेगा। आखिर बिरादरी होती किस लिए है, मतलब आसपास के लोग किस लिए होते हैं, एक दूसरे को मदद करने के लिए। इसमें कोई संकट नहीं है, आप उसे बड़े शहर भेज दीजिए, वहाँ अच्छी तरह से पढ़ाई करेगा। वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हों। उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है। वंशीधर तो खुश हो गए कि उनके बेटे को अब नया जीवन मिलेगा, वो पढ़ाई कर पाएगा। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उनके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाएं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले के सभी चाचियों और भाभियों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन हो गया। छुट्टियों से जब वे लौटे तो वहाँ सहमा सहमा सा मोहन पहुँचा और क्या हो गया, उसके जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। यहाँ से उसके जीवन में एक मोड़ आया जो उसके जीवन को किसी और दिशा में लेकर चला गया। पहले तो वह घर में ही सिर्फ चाची और भाभी की मदद करता था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मोहल्ले की सभी चाची और भाभियों का सामान लाना, उनके कामकाज में हाथ बटाने का काम मोहन का हो गया था।